हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम और आईआईटी गेट एग्जाम। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मतलब कई बार क्या होता है भाई, आता हुआ क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट्स का ही नहीं, कई बार क्या होता है भाई, टीचर्स का भी गलत हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खुद में कैसे इन चीज़ों को एक्सेल किया, कैसे मैंने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खुद के लिए प्रिपेयर किया और कैसे मैं इन चीज़ों को टेस्ट में जनरली अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, कभी भी आप कोई प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे कुछ डूज और डोंट्स होते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या यहाँ पे नहीं करनी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत सिलेबस डिस्कशन करेंगे और उस सिलेबस को इफेक्टिवली कैसे करना है, किस ऑर्डर में आपको टॉपिक्स को यहाँ पे मतलब कवर करते हुए चलना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बुक्स और नोट्स को मतलब किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए पहले, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपसे हर जगह हर डोमेन में मैंने बेहद सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं भाई। जैसे सीपीसीबी का इंटरव्यू मैंने दिया है, उसके अलावा कई सारे इंटरव्यू दिए हैं, बार्क का इंटरव्यू दिया हुआ है, उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में डीएफओ की पोस्ट निकलती है, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो अपनी जो एक एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि इन इंटरव्यूज में एक पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा था जो जर्नली पूछा ही पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करने जाओगे तो वो टॉपिक आपसे बहुत जम के पूछा जाने वाला है, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पे डूज और डोंट से। तो देखिए, कभी भी आप कोई यहाँ पे मतलब जर्नी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, उसका मटेरियल यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर मतलब तरीके से अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप बहुत डाइवर्सिफाई तरीके से किसी भी सिलेबस को यहाँ पे कवर कर रहे हो। डाइवर्सिफाई का मतलब अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखना है आपने। अगर आप क्या करोगे ना, कोई चीज विज्ञान वृक्ष से कर रहे हो और उसके बाद कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, या आप कोई भी दूसरी एकेडमी से कोई टॉपिक कवर कर रहे हो उसके बाद यहाँ पे आ रहे हो, तो मतलब उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। इसका मेन रीजन यह है कि कोचिंग्स का जो मटेरियल होता है वो नियरली 70 to 80% क्या होता है भाई, कॉमन होता है। और जब आप एक जगह से दूसरी जगह आते हो ना, तो वहां पे आपका टाइम क्या होता है, मतलब 8-10 दिन का टाइम खर्च होगा और आपको एक कोई नई चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी, या कई बार वो सीखने को नहीं भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने सोर्सेस को आपको लिमिटेड रखना है, अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब डाइवर्स नहीं करना है कुल मिला के उन्हें। उसके अलावा यहाँ पे देखिए भाई, आपको जितने ज्यादा, देखिए आप कोई भी टॉपिक कवर करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, उनके जो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है ना कि जैसे एक ही टॉपिक का एक ही तरीके के 10 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने हैं। मतलब जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा भाई, प्रिपरेशन बढ़िया होगा, उतनी ज्यादा आपको मतलब आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से देखिए, रिवीजन। देखिए, आप मतलब आपने मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसके बाद क्या होता है भाई, आपके कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो भाई, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप लैक ऑफ रिवीजन से वहां पे जूझ रहे हो। तो रिवीजन क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, वहां पे करीब 3 से 4 बार चीजों को रिवाइज करना, और इस मैनर में रिवाइज करना है कि मतलब आपको चीजें याद हो। मतलब किस तरीके से याद हो कि आपने नोट्स में पहले ये चीज लिखी है तो उसके बारे में आपको पूरी पूरी डिटेलिंग बताऊंगी, इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, उसके अंदर क्या लिखा है, उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, ये सारे मतलब नोट्स आपको इस तरीके से मतलब नोट्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होने चाहिए कि आपने कैसे वहां पे लिखे, उनके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं। नोट्स से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, और नोट्स आपका क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जो एक हिसाब से पिलर्स होते हैं वो यहाँ पे पिलर्स का काम करते हैं, अपनी आपकी नॉलेज की पिलर्स का काम करते हैं जो आपके नोट्स होते हैं। तो उनको आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे टाइमली रिवाइज करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब बुक्स वगैरह, मतलब कई बार ये रहता है ना कि हम नोट्स करें या डायरेक्ट बुक्स पे जंप कर जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपको करना है अपना सिलेबस कंप्लीट, मतलब 80 to 90% का आपको सिलेबस कवर करना है अपना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बुक्स की ओर को जाना है। या मैं बोलूंगा कि अगर आपने 80 to 90% सिलेबस कर लिया, उसके बाद 3-4 बार रिवीजन किया, उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह लगाए और टेस्ट सीरीज लगाई, उसके बाद अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कुछ चीजों में लैग कर रहा हूं, तो उसके बाद आप बुक्स की ओर को यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पे की लर्निंग ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, अपने नोट्स को प्रायोरिटी देनी है, उनका रिवीजन बार बार करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन
मैं इंपॉर्टेंट क्या है आपके पीवाईक्यू यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे आपको मतलब एक एनालिसिस रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस मैनर में आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे कवर करते हुए जाना है। तो देखिए भाई, यहाँ पे हमने 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। जो पहले 2 टॉपिक आपके रहेंगे जीओसी और यहाँ पे आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, इनको आपने सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि ये जो है ना आपका फाउंडेशन है। इससे आगे जब आप जाओगे आपके 4 मेजर टॉपिक आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएजेंट और नेम रिएक्शन। इनको इसी ऑर्डर में आपको कवर करना है। क्यों करना है, अभी मैं जब आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा ना, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें क्लियर होती भी जाएंगी। अब इसके बाद क्या है आपका ये जो थर्ड सेक्शन है, जिसमें पेरीसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है। इनमें से आप किसी को रैंडम ऑर्डर में कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है भाई, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है बाकी के इन 6 टॉपिक से। इन 6 टॉपिक से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और लास्ट आपका टॉपिक यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली आपको 4-5 टॉपिक करने होते हैं। IR UV, उसके अलावा आपका यहाँ पे NMR अटमोस्ट इंपोर्टेंट, उसके अलावा यहाँ पे आपको मास करना है। मास की इंपोर्टेंस एग्जाम में तो रहती ही है, ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू वगैरह में अगेन क्या हो जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ESR और मोजवार करना है, क्योंकि इनका क्वेश्चन अगर आ गया ना तो होता वो काफी सिंपल है, लेकिन हम करके नहीं जाते। मतलब जो एडवांस टॉपिक, कोई सा भी एडवांस टॉपिक हो, उसमें क्वेश्चन बहुत ऊपर ऊपर से आता है। बस आपको क्या करना है भाई, उसके इनिशियल्स कर लेने। अगर आपने उतना कर लिया तो आपका वहां पे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। तो इसी चीज को अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस मतलब ये जो 6 टॉपिक मैंने आपके सामने पहले बताए हुए, इनको यहाँ पे आपको कैसे कवर करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हल्का सा आइडिया देता हूँ जीओसी का। तो देखिए भाई, जीओसी में आपका क्या होता है ना, यहाँ पे जीओसी में आपको सबसे पहले यहाँ पे जीओसी जीओसी में आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे सबसे जो प्राइमरी थिंग है, आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, आपके भले ही वहां पे हेट्रो एटम हो या कोई सा भी कार्बन एटम हो, तो उनका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर आपके कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये आपको मतलब नेचर ऑफ लोन पेयर आपको पता होना चाहिए कि वो डीलोकेलाइज हो सकता है या लोकेलाइज हो सकता है। इसी का आप फायदा उठाओगे आगे जब आप कहां पे जाओगे, एरोमेटिसिटी पढ़ने जाओगे। ठीक है, और एरोमेटिसिटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एरोमेटिसिटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, इनका आपको यहाँ पे पहले तो इनकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। उसके अलावा इनका ऑर्डर कि कौन सा वाला, अगर कोई प्लस यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा रहा है, जैसे मिथाइल है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है, टर्टबिटिल ग्रुप है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमरिक, और इसके अलावा आपका क्या होता है भाई यहाँ पे रेजोनेंस। ठीक है, वैसे ये दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस रहता है। तो आपको इनका सबसे पहले तो क्या यहाँ पे कौन सा वाला सबसे डोमिनेटिंग रहेगा, इनका इस तरीके से ऑर्डर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पर्टिकुलरली जैसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन में चलेंगे, वहां पे मिथाइल का ज्यादा होगा, टर्टबिटिल का ज्यादा होगा, या आप इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हो तो वहां पे मिथाइल का इंडक्टिव ज्यादा होगा, टर्टबिटिल का ज्यादा होगा। तो इनके ऑर्डर आपको पता होने चाहिए, ताकि इन चीजों का यूज आप आगे रिएक्शन मैकेनिज्म या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को पहचानने में कर सको। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे जो इस यहाँ पे का इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानने आपको आने चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ पहचानने नहीं, इनका अगेन ऑर्डर आना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिलिक सेंटर आपके पास कई तरीके के होते हैं, तो इनमें मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिलिक कौन सा होगा। जैसे एसिड क्लोराइड क्या होता है भाई, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, और जो आपके कार्बो ऑक्सिलेट आयन होते हैं वो क्या होते हैं भाई, लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिलिक सेंटर होते हैं। तो इस तरीके का ऑर्डर इन बिटवीन जितना आ गया आपके कीटोन, एल्डिहाइड, इन सबका ऑर्डर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और लास्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए इस टॉपिक में एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों मतलब इस पूरे सिलेबस में ना क्वेश्चन आपका एक तो एसिड बेस से आता है और एक एरोमेटिसिटी से आता है। लेकिन अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस को सही करना है तो आपके लिए आपको उसके लिए इस सारी चीजों का यहाँ पे बृहद ज्ञान होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो भाई, इन चीजों में एक्सेल कर सकते हो। मतलब कितना ही टफ क्वेश्चन आए आप अप्रोच वहां पे लगा पाओगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बाकी टॉपिक्स हैं आपके, उनमें जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स ऐसे जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखिए आपसे यहाँ पे कायरलिटी, कायरलिटी से
हर साल क्या है भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये कायरलिटी से ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या यहाँ पे ये पूछ सकता है कौन सा नहीं होगा। उसके अलावा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, 4 तरीके की कायरलिटी आपके सिलेबस में, एक यहाँ पे पॉइंट कायरलिटी, एक्सियल कायरलिटी, उसके अलावा यहाँ पे प्लेनर कायरलिटी और लास्ट में हेलिकल कायरलिटी। तो एक्सियल और जो पॉइंट कायरलिटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज पे यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और इसके लिए आपको कोई बुक वगैरह रेफर करने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स के साथ स्टिक रहिए और उसके साथ साथ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे, पीवाईक्यू आपका काम यहाँ पे बना देंगे भाई, पीवाईक्यू आपका काम यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टोपोसिटी पता होनी चाहिए, और यहाँ पे कार्बोनिलिक सेंटर जो होते हैं या अल्कीन जो होती है उनको, उनके फेसेस को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा आपका री फेस होगा, कौन सा सी फेस होगा, कौन सा इलेंशियोटॉपिक प्रोडक्ट आपके देंगे, कौन से डायस्टीरियोटॉपिक प्रोडक्ट देंगे, कौन मतलब रिलेशनशिप, ठीक है, जो आपके आइसोमर वहां पे फॉर्म हो रहे हैं उनका रिलेशनशिप आपको यहाँ पे निकालना आना चाहिए। उसके अलावा टोपोसिटी का आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा देखिए जो आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं वहां पे कौन सा वाला कन्फर्मेशन आपका मोर स्टेबल होगा, जो रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा। और इन्हीं कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आपके निकल के आते हैं डिफरेंट मॉडल, यहाँ पे जैसे क्रैम मॉडल आपका, प्रीलॉक्स मॉडल है, और इसके अलावा आपका सीप्लेक्स मॉडल है। ये सब कहां से निकल के आते हैं भाई, इन्हीं कन्फर्मेशन में, मतलब जो मोर स्टेबल कन्फर्मेशन होता है वहीं से हमें पता लगता है कि कौन सा फेज आपका इजीली अप्रोचेबल है और कौन सा फेज यहाँ पे मोर हिंडर्ड है। तो ये सारी चीजों को आपको अगर करना है ना आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में जंप करने से पहले, आपको अपना स्टीरियो केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथन करना। और अगेन इसके लिए आपको किसी बुक की ओर बढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स को यहाँ पे रेफर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद आपको देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही आना है। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपकी 5 टॉपिक क्या है भाई, बहुत मतलब इन 5 के अलावा रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये समझ लीजिए 100 में से 5 बार कोई अलग क्वेश्चन पूछा होगा, बाकी 95 क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। जिसमें पहला आपका है यहाँ पे न्यूक्लियो मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके अलावा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो 2 टॉपिक है आपके वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स आते हैं, हेमेट इक्वेशन और काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो ये 5 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो अगेन आपका काम बन जाएगा। इसके लिए भी आपको मतलब ज्यादा बुक्स में जंप करने की जरूरत नहीं है, इनिशियली आपको अपने नोट्स पे यहाँ पे फोकस करना है। बाकी बुक्स कौन सी करनी है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म की ब्रुकनर की एक बुक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगेन कैसे करना है बुक्स को वो उसके लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा कि बुक्स को कैसे इफेक्टिवली कवर करें, कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैंने यहाँ पे जिस बुक मतलब जिस टॉपिक के लिए ना नोट्स की सिर्फ नोट्स सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको बुक देखनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको अगर बुक से ही पढ़ना है तो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे या नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे लेके आऊंगा। अब देखिए आपको इसके बाद कवर करना आपका जो आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका क्या रहता है भाई, कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे, कार्बो एनायन फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे हम उतना डिटेलिंग में उन्हें करते नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसी को एक्सटेंड करते हुए जैसा आपकी इवन एलिमिनेशन है तो उसको हम यहाँ पे कार्बोकैटायन में डिटेल तरीके से डिस्कस करते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी तो नोट्स पे रखनी है, ठीक है। नोट्स पे यहाँ पे आपको बहुत प्रायोरिटी रखनी है, और साथ में अगर आपको और एक्सेल कर रहा है ना चीजों में तो आप क्लेडन का 37th चैप्टर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए कार्बो एनायन वगैरह जो है ये आपको नेम रिएक्शन वगैरह में कराए जाते हैं यहाँ पे जनरली, जो भी आप इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है, देखिए कि आप इनोलेट केमिस्ट्री कर सकते हो। और इसमें देखिए कोचिंग के नोट जो होते हैं वो बहुत मतलब इतने डिटेल्ड है ना कि इसके बाद आपको किसी बुक में जाने की जरूरत नहीं है। मेनली कार्बो एनायन के लिए, कार्बिन और फ्री रेडिकल के लिए अगेन आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे नोट्स को ही रेफर करना है। और उसके अलावा देखिए क्लेडन का जो 39 और 40 चैप्टर है, इसको अगर आप कर लोगे तो आपको मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे ज्ञान मिलेगा, ठीक है। इनमें आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन अगेन बेहतरीन होंगे लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगर आपको उसको और डिटेल करना है तो कैरूथर का चैप्टर 4 है। अगर आपने ये 3 चीजें कर लेना उसके बाद आपको इन टॉपिक्स के लिए कुछ भी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और इनसे बेहद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पर्टिकुलरली अगर एक फ्री रेडिकल से हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नाइट्रीन, अरीन और रीअरेंजमेंट वगैरह के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स को यहाँ पे
मतलब नोट्स को ही क्या करना है भाई, प्रिफर करना है। उसके अलावा देखिए फ्रेगमेंटेशन का एक टॉपिक होता है आपका, उसके लिए आप क्लेडन का यहाँ पे 38 चैप्टर कर सकते हो, मतलब इसे कर लेना, ये बहुत सिंपल है भाई, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब देखिए इसके आगे जब आप बढ़ोगे यहाँ पे तो आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट आता है, इसको मतलब जनरली नेम रिएक्शन और रिएजेंट करके मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, और वो भी काफी एडवांस। ये टॉपिक जो है ना आपका मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। लेकिन अगेन आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले इसे किसी किसी भी आप मतलब अपने मतलब जिसको आप अपना मेंटर मानते हो उससे एक बार सीख लीजिए। अगर आप खुद से इन्हें सीखने जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, और अगेन आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी। तो मैं बेस्ट आपसे बोलूंगा कि आप इसे भले ही किसी कोचिंग से कर लीजिए, या आप अगर एमएससी वगैरह में आपको कॉलेज का समझ में आ रहा तो वहां से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ा वेटेज एग्जाम में पूछा जाता है एवरी ईयर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। और अगेन ये आपके इंटरव्यूज वगैरह में, पीएचडी इंटरव्यूज वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें अगेन मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया कि नोट्स तो आपके सिर्फ सफिशिएंट नहीं रहेंगे, आपका बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए नोट्स यहाँ पे सही है, लेकिन अगर आपको एक्सेल करना है चीजों में तो नोट्स वहां पे आपको मतलब उतना बढ़िया मतलब उतना बढ़िया एक्सेल नहीं कर पाएंगे। फाउंडेशन दे देंगे लेकिन इमारत आपको खुद खड़ी करनी है यहाँ पे, ठीक है, इस टॉपिक में। उसके अलावा देखिए ये जो कुछ एक टॉपिक है ये हम कोशिश करेंगे इस बार आपको कराएं, रेट्रोसिंथेसिस वगैरह। हालांकि ये डायरेक्ट पूछा नहीं जाता क्योंकि रेट्रोसिंथेसिस एज सच मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ये क्या है भाई एक पूरा फंडा है, तो इस बार कोशिश करेंगे हम इसको आपको कवर कराएं। उसके अलावा आप थोड़ा बहुत क्लेडन वगैरह का देख सकते हो, लेकिन अगेन आपको उतना बढ़िया वहां पे समझ में आएगा नहीं क्योंकि ये आपके लिए टोटली नया रहने वाला, तो इसको हम विज्ञान विक्स पे यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा अम्पलम रिएक्टिविटी, मतलब करीब 5 से 7 बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया पिछले मतलब 2015 के बाद गेट एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना मेंशन किया है ना सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्माइल और असाइल अनायन, फॉर्माइल और असाइल अनायन की केमिस्ट्री यहाँ पे पूछी जाती है, और इनके यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट और सिंथोन पूछ लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मतलब कवर कराया जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। उसके अलावा कुछ एक टर्म्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये आपको मतलब क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये आप मतलब कोई भी नोट्स अगर रेफर करोगे ना तो वहां पे आपको नोट्स क्या कोई भी लेक्चर रेफर कर लीजिए, तो ये जो टर्म्स है ये तो आपको कोई भी यहाँ पे क्लियर कराएगा ही कराएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहे फिर उसके बाद आपको बुक्स की ओर जाना होगा। बुक्स में अगेन मतलब कई सारी बुक है, इयान फ्लेमिंग की एक बुक है बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि आपको अगर यहाँ पे अगर चीजें क्लियर होगी ना इन चीजों में ज्यादा डाइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ज्यादा एक्सटेंट पूछा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका बहुत बहुत ज्यादा एक्सटेंट पूछा नहीं जाता है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, इनको आप यहाँ पे स्टार्क मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आता है तो मोस्टली स्टूडेंट का यहाँ पे गलत होता है क्योंकि हमें मतलब ना प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि कब कौन सा ग्रुप डी प्रोटेक्ट होगा। तो आप इसके लिए देखिए मैं बोलूंगा नोट्स अगर कर रहे तो वेल एंड गुड है, लेकिन साथ में अगर आप यहाँ पे जूईफिल का चैप्टर 3 कर लेते हो 20 पेजेस का है, सिर्फ 20 पेजेस का, और इसके बाद आप ऐसा एक्सेल करोगे ना कि आपका बहुत रेयरली कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा, या प्रोटेक्टिंग ग्रुप के केस में आपकी अप्रोच यहाँ पे गलत होगी। बहुत रेयर ऐसा होगा कि अगर आप ये बुक यहाँ पे कर लो, ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत इजीली अंडरस्टूड चैप्टर है। देखिए अगेन एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए आप यहाँ पे क्लेडन का 45th लेक्चर यहाँ पे मतलब 45th चैप्टर यहाँ पे रेफर कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ मॉडल सिस्टम याद कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका अगेन वो मॉडल सिस्टम यहाँ पे मतलब मॉडल सिस्टम याद कर लो, बाकी मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर आपको डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्लेडन के 45th चैप्टर से यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए जो आपके बचे हुए ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं ना इनके लिए आपको अपने नोट्स के बाहर कहीं नहीं जाना है, ध्यान से देखिएगा। फोटोकेमिस्ट्री अगेन एडवांस टॉपिक, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम सब कुछ यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के आपकी कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पूछी जाती है, फ्यूरेन, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करा देंगे। अगर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ गया तो रेयरली कोई कर पाएगा, वरना यहाँ पे सब कुछ कवर रहता है। तो नोट्स पे यहाँ पे स्टिक रहना है आपको। और उसके अलावा देखिए पेरीसाइक्लिक ऐसा टॉपिक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको अंडरस्टूड करना है अपने नोट्स से, कोचिंग लेक्चर से, या आपके जो एमएससी के लेक्चर है वहां से। उसके बाद आप थोड़ा बहुत इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यहाँ पे बुक में जा सकते हो। बाकी ये जो 3 टॉपिक है इनके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स में क्या रहना है भाई, मतलब चिपके रहना है। कुल मिला के बात यह है, ठीक है। और ये जो चीजें है ना ये आपको मतलब रटी होनी चाहिए, क्योंकि
डायरेक्ट क्वेश्चन, नोट्स का ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मतलब सबस्ट्रेट याद होनी चाहिए कौन सा वाला, यहाँ पे नॉरिस टाइप 1 देता है, कार्बोनिल्स देते हैं नॉरिस टाइप 1, वैसे ही ऑक्सीटाइन फॉर्मेशन के लिए अल्कीन और कार्बोनिल का यहाँ पे क्या होगा भाई 2+2 होगा, या बाई रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपने नोट्स कर लिया तो एग्जाम में आपको ज्यादा टफ होगा नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऊपर से अगेन इनिशियल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आज का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको आप कभी भी कर लीजिए। ठीक है, इसको जैसे आपका मतलब वो सेकंड पार्ट था ना, जो बीच के फ्रैक्शन में मैंने नेम रिएक्शन और रिएजेंट के बाद भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए ना, आप कोई भी इंटरव्यू में चले जाए, भले ही जॉब इंटरव्यू हो, भले ही आपका पीएचडी इंटरव्यू हो, वो भी किसी भी डोमेन का, मैं ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी डोमेन का, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये टॉपिक आपका क्या है भाई, एवरग्रीन टॉपिक है। इसीलिए आपको इसमें क्या करना है भाई, मतलब नोट्स तो आपको करना ही है। नोट्स तो मतलब समझने के लिए पहले अपने इनिशियल्स बनाने के लिए, अपना फाउंडेशन बनाने के लिए नोट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बुक्स की ओर को बढ़ सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। जनरली एनएमआर यहाँ पे क्या होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनएमआर, और यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है भाई, यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों पे क्या करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसके अलावा ध्यान से सुनिए, आईआर में देखिए आप फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर निकालना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ एक मॉलिक्यूल होते हैं जिनका आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप मतलब एग्जाम में तो आपसे ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है, तो वहां पे आप लगा दोगे, लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू में जाओगे ना, किसी कोई इंटरव्यू फेस करोगे, तो वहां पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा साइक्लोपेंटिनोन का यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है कार्बोनिल की, तो वहां पे ऑर्डर वगैरह कुछ काम नहीं आते। तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू या एक रेंज ऑफ वैल्यू पता होनी चाहिए कि इस रीजन में ये आता है पर्टिकुलर। ठीक है, इसी तरीके से आपका बीटा लैक्टम, ठीक है, जो फार्मेकोफोर होते हैं, तो उनकी आपको यहाँ पे आईआर वैल्यूज यहाँ पे याद होनी चाहिए। एनएमआर में हमें जैसे डेल्टा वैल्यू याद रहती नियरली, तो उसी तरीके से आईआर में भी कुछ एक मॉलिक्यूल आपके ऐसे होते हैं, कुछ एक सबस्ट्रेट आपके ऐसे होते हैं जहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, पर्टिकुलर रेंज पता होनी चाहिए, इस रेंज में लाई करता है। अगर आपने इतनी चीजें कर ली है ना, तो आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेल करने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। और यही आपका क्या है भाई, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यूज हो, भले ही पीएचडी आपका यहाँ पे मतलब कोई एग्जाम हो, पीएचडी इंटरव्यू हो या जॉब इंटरव्यू हो, हर जगह आपको क्या आएगा भाई, काम आएगा। इससे बेहद क्वेश्चन एग्जाम्स में भी इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसका टोटल वेटेज देखोगे ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है भाई, एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, एनएमआर, मास, और इसके अलावा आप 2 टॉपिक और ऐड कर लिए इसमें, जैसे ईएसआर हो गया आपका, उसके अलावा यहाँ पे मोजबार हो गया। अगर आप इन 5 टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड करते हो, तो ये नियरली सीएसआईआर नेट के एग्जाम में 30 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक पे यहाँ पे बहुत एम्फसाइज करना है। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ भाई, अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूँ, और एक चीज में यहाँ पे मतलब ऐड कर देता हूँ अपनी बात में कि जो बुक से रिलेटेड आपका जो सेशन है कि आपको कौन सा चैप्टर किस बुक का करना चाहिए, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे लेके आऊंगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।